Hello students, we are continuing with the chapter Forces and Laws of Motion. तो प्रीवियस सेशन में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हाउ दे कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था गैलीलियोस प्रिंसिपल के बारे में, जो कि गैलीलियोस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उसमें उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट हो सकती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है। जबकि प्रीवियसली ऐसा एज्यूम किया जाता था कि किसी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है। जबकि गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया था कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होगी वो कोई भी हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, राइट। सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देख चुके थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया एक्चुअली। सो इनर्शिया के बारे में हम गैलीलियोस ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसी से कनेक्ट करते हुए इनर्शिया को समझ सकते हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इनर्शिया। सो इनर्शिया किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो बॉडी अपने स्टेट चेंज को रजिस्ट करता है, राइट। जैसा कि गैलीलियो ने जस्टिफाई किया था कि किसी बॉडी की जो स्टेट हो सकती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, करेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग इनर्शिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगी उस बॉडी के पास, राइट। और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे एक्ट करती है? जब उसकी रेस्ट पोजीशन को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे अगर कोई बस है, राइट, ये इनिशियली एट रेस्ट है, u इक्वल टू 0 है, इसमें कोई बंदा खड़ा हुआ है, राइट, और बस इनिशियली रेस्ट में है। फिर अचानक से आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब बस मूव करती है, अगर बस स्टार्ट हुई और मूव की विद सर्टेन स्पीड, तो ये जो बंदा होगा ये पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेस्ट में था किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये बंदा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रेस्ट में था। फिर क्या हुआ, अचानक से हमने बस को स्पेस प्रोवाइड कर दी तो बस आगे निकली, लेकिन ये बंदा रेस्ट में रहना चाहेगा, ये बंदा यहीं पे रेस्ट में रहना चाहेगा और बस आगे निकलेगी तो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा, करेक्ट। क्योंकि ये अपने स्टेट चेंज को रजिस्ट कर रहा है, राइट। और जब एक बार ये मोशन में आ जाता है फिर अपनी पोजीशन में बना रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसी तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कपड़ों में डस्ट लगे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से हम कपड़े को झटकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इनिशियली रेस्ट में हैं और जब कपड़े को हम झटकते हैं तो उसको मोशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पास रेस्ट की इनर्शिया होती है तो वो वहीं पे रुके रह जाते हैं, और कपड़ा अलग चला जाता है तो वो क्लॉथ के साथ सेपरेट हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल। तो ये एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू किसी कपड़े पे लगी डस्ट को हम साफ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की, राइट। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है और उस यूनिफॉर्म मोशन को हम तुरंत चेंज कर दें तो भी वो ऑब्जेक्ट उस
चेंज इन मोशन को रजिस्ट करेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये बस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, करेक्ट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब कभी बस में बैठे होंगे कि जब बस यूनिफॉर्म मोशन से स्पीड कर रही होती, मूव कर रही होती है, और अगर उसमें हम खड़े हुए हैं तो अगर अचानक से ब्रेक अप्लाई किया गया उस बस में तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये क्यों होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे अगर ये बस मूव कर रही है तो इस बस के साथ ये जो पर्सन इसमें बैठा हुआ है इसकी भी स्पीड v है, राइट। अब क्या हुआ, बस के ऊपर तो ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया गया, लेकिन इस पर्सन के ऊपर कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये एनर्सिया की वजह से इसी स्पीड से मूव करता रहेगा, राइट। तो क्या होगा, जब बस रुक जाएगी आगे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, राइट, आगे की तरफ मुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, फाइनली जब ये अपने आप को होल्ड करेगा तब रुकेगा, अदरवाइज ये आगे की तरफ गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू एनर्सिया ऑफ मोशन, राइट। ये एग्जाम्पल हो सकता है एनर्सिया ऑफ मोशन का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन की। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे और उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन चेंज को रेजिस्ट करेगी। जैसा कि आप देखते होंगे अगर कोई व्हीकल का टायर है, राइट, और इस टायर में कुछ मड लगी हुई है, तो चूंकि ये टायर रोटेट कर रहा है, तो इसके पास एक एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, करेक्ट। अब अगर ये मड इस टायर के साथ सेपरेट होगा तो किधर मूव करेगा? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसा कि आप ऑब्जर्व करते होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये इसके साथ चिपका हुआ था उनके बीच में कुछ फोर्स एक्ट कर रहा था, स्टिकिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, जो इसको कंटिन्यूअसली डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये डिटैच हुआ, वो फोर्स रिमूव हुआ, ये क्या करेगा? अपने चेंज इन डायरेक्शन को अपोज करेगा, इसलिए ये सीधे पाथ पे निकल जाएगा। कहीं भी जैसे अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल चिपका हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन पे आगे निकल जाएगा। हर एक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज को रेजिस्ट करेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब कोई ड्राइवर किसी व्हीकल के साथ स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रहा होता है और अचानक से जब टर्न आता है, राइट, अचानक से जब टर्न आता है मीन्स अब ये डायरेक्शन को अपनी चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी, तो ड्यू टू दैट चेंज इन डायरेक्शन ये क्या आएगा, इसके पास एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट होती हैं या जो पैसेंजर बैठे होते हैं व्हीकल में, वो बाहर की तरफ क्या होते हैं? बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधे जा रहे थे, सीधे जाने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको टर्न कर देंगे तो क्या करेगा? ये इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, करेक्ट। तो सारी चीजें बाहर की तरफ झुक जाती हैं। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो हमने बात किया एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एनर्शिया ऑफ मोशन एंड एनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की और उनके कुछ एग्जाम्पल्स की। अब चूंकि एनर्शिया हम समझ चुके हैं, करेक्ट, तो फर्स्ट लॉ जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एनर्शिया। अब उसको इजिली हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट। अब इसको लॉ ऑफ एनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में क्यों रहना चाहती है? ड्यू टू एनर्शिया, राइट। ड्यू टू एनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहना चाहती है, करेक्ट। सो दिस फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज
द क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स, करेक्ट। क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इस लॉ में फोर्स का डिस्कशन किया गया है, फोर्स की क्वालिटी बताई गई है कि वो फोर्स क्या कर सकता है, करेक्ट। मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हमें चेंज करना है तो वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये इस फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन निकल के आता है, इसीलिए हम क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं इसे, करेक्ट। सो होपफुली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। And before starting the statement of second law of motion, we will discuss about the momentum, right? So momentum क्या होता है? Momentum एक physical quantity होती है that is associated with a moving body, right? Momentum किसी moving body के साथ associated एक प्रॉपर्टी होती है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये P इक्वल टू अगर कोई m मास की बॉडी है और v स्पीड से मूव कर रही है, तो इस बॉडी के साथ जो मोमेंटम एसोसिएट करेगा दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हैवियर मास की है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, या कोई बॉडी हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पे कोई 100 kg की बॉडी है, करेक्ट, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 that is equal to 1000। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से कोई छोटी बॉडी है जिसका मास है 1 kg, करेक्ट, 1 kg है और ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, करेक्ट, that is equal to 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे देख रहे होंगे ये हैवियर बॉडी है और इसकी स्पीड कम है, तो इसका मोमेंटम 1000 आ रहा है। यहाँ पे बहुत छोटी बॉडी है, इसकी स्पीड ज्यादा है, फिर भी इसका मोमेंटम कम आ रहा है। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों किसी पार्टिकल की ज्यादा होगी तो उसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा, राइट। सो यहां से यूनिट भी हम देख सकते हैं, मास और वेलोसिटी की यूनिट पता है, तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। इसकी यूनिट को हम फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, वो आगे अभी देखेंगे हम, राइट। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, राइट। किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। जैसे अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही है, इसका मास कोई m है, स्पीड v है, करेक्ट। तो इसका कुछ हर एक टाइम पे कोई ना कोई मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई फॉर डिफरेंट टाइम देयर विल बी सर्टेन मास एंड स्पीड, सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन राइट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का मोमेंटम लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
क्या बोला गया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या हुआ वो देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम इन गिवन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन गिवन टाइम। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई t इक्वल टू 0 सेकेंड था, करेक्ट, फिर यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो t इक्वल टू 10 सेकेंड था, करेक्ट। इन दो डिफरेंट टाइम्स पे हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो जब t इक्वल टू 0 सेकेंड था तो सपोज इस ऑब्जेक्ट की स्पीड u थी, फिर हमने जब 10 सेकेंड पे देखा तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई v, करेक्ट। तो जब t इक्वल टू 0 सेकेंड है, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम मोमेंटम लिख सकते हैं, सपोज दैट इज p1, क्या होगा m इंटू यू, ये हो जाएगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, करेक्ट। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम मोमेंटम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ये क्या हो जाएगा m इंटू वी, राइट। मीन्स यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और वो मोमेंटम चेंज किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। दैट मीन्स अगर हम डेल्टा p की बात करें, सो डेल्टा p विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज का मीनिंग बाद में क्या हो गया, उसमें से पहले क्या था उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके पास 100 रुपीज थे, फिर बाद में आपके पास 300 रुपीज हो गए, तो कितना चेंज आया, 300 माइनस 100, तो 200 का चेंज आया। उसी तरीके से यहाँ पे है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब यहां पे देख रहे होंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आया है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं हम तो कुछ कांस्टेंट आएगा, करेक्ट, और डेल्टा p बाई डेल्टा t, राइट। अब एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया गया कि k की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है। k की जो वैल्यू आ रही थी वो 1 यूनिट आ रही थी, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और डिफरेंट मोमेंटम चेंज के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हर बार हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मिलती है, इसलिए हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये फोर्स की वैल्यू होगी। अब इस मोमेंटम चेंज को हम वेलोसिटी और मास के टर्म में अप्लाई करेंगे, करेक्ट, और फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो इस चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू यहां से हम रख सकते हैं m v माइनस m u। नाउ टाइम की अगर बात करें तो ये डेल्टा t क्या है, मीन कितना टाइम लगा। सो इनिशियली 0 सेकेंड था, बाद में 10 सेकेंड हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे 10 माइनस 0, करेक्ट। या अगर हम बात करें कि ये टाइम t हो गया और पहले 0 था बाद में t हो गया, तो क्या हो जाएगा t माइनस 0, दैट इज डेल्टा t। सो यहाँ पे t माइनस 0 यही डेल्टा t होगा और ये t के इक्वल हो जाएगा, राइट। मीन्स यहाँ पे हमने t अप्लाई कर दिया। ये ऐसे रेंडमली वैल्यू लिया था 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो इसलिए हमने t कंसीडर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे m को कॉमन ले सकते हैं हम, m को कॉमन लिया तो ये हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, राइट। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। और अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम देखें तो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर इसको रीअरेंज करें तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा a। मीन्स ये टर्म जो लिखा है ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिखी हुई है। तो इसकी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, करेक्ट। तो f इक्वल टू क्या हो गया, m a के इक्वल आ गया। ये हमने रिलेशन डिराइव कर लिया, करेक्ट। मीन्स किसी बॉडी पे जिसका मास m है
अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, करेक्ट। या अपोजिट हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और वो एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को हम रीड कर सकते हैं, राइट। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया है। अब यहां से यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो इसकी जो यूनिट होती है F इक्वल टू एम ए है, m का हमें यूनिट पता है किलोग्राम, और a की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इस फोर्स की यूनिट को अपने नेम से रिप्रेजेंट किया था, तो इसे कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन एज वेल, राइट। तो यहां से हमें यूनिट पता चल गई फोर्स की, करेक्ट। एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ओके, सो चूंकि रिलेशन हमें मिल चुका है F इक्वल टू एम ए, सपोज कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर इसके ऊपर हम कोई फोर्स F अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करने लगेगी a एक्सेलरेशन से, राइट। अब इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि अगर m की वैल्यू में 1 kg कंसीडर कर लूं और बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लूं, करेक्ट। और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 इंटू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, दैट इज 1। और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो न्यूटन, क्योंकि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाता है 1 न्यूटन, मींस F की वैल्यू जो आ गई वो 1 न्यूटन आ गई। तो यहां से हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ a mass of 1 kg, if a mass of 1 kg is accelerating with an acceleration of 1 meter per second square, then the force acting on the body is 1 Newton, right? So अगर इस फॉर्मूले को देखें हम F इक्वल टू एम ए, तो इसमें मास जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो अगर मास पॉजिटिव वैल्यू है और एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये जो फोर्स का साइन डिपेंड करेगा वो एक्सेलरेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मींस अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, राइट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या आएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। मींस अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मींस उसकी स्पीड बढ़ रही है लगातार, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो उस पर कैसा फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव फोर्स। और वो पॉजिटिव फोर्स क्या होगा, उस मोशन की डायरेक्शन में लग रहा होगा, करेक्ट, मोशन की डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी रिटार्ड हो रही है, मींस उसका स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, करेक्ट, तो उस पर कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो है, या रुकी हुई बोल सकते हैं, या हम ये बोल दें कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उस पर क्या होगा, जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो जीरो होगा, करेक्ट। तो एक होता है ऐसा फोर्स जो स्पीड को इंक्रीज करे, दूसरा ऐसा फोर्स जो स्पीड को डिक्रीज करे, और तीसरा जीरो फोर्स अगर होगा तो वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा, राइट। तो ये 3 केसेस हम देख सकते हैं, और यहां से फोर्स का साइन भी देख सकते हैं कि कैसा फोर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। सो अब हम सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे हम देखते होंगे कि जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, राइट, कोई प्लेयर है, ये बॉल को जब कैच करता है तो ये अपने हैंड को पीछे के डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा क्यों करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट।
क्योंकि हमें पता है जो फोर्स होगा ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम मीन्स m v माइनस u डिवाइडेड बाई t, करेक्ट। मीन्स इसकी बॉल की स्पीड को हमें चेंज करना है, और बॉल की स्पीड को चेंज करना है तो फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, करेक्ट। बॉल मूव कर रही है, हमने हैंड लगा के अगर इसकी स्पीड को चेंज किया तो फोर्स हमारे हैंड पे एक्ट करेगा, करेक्ट। अब अगर वो ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा तो दैट विल बी पेनफुल, करेक्ट। तो क्या होना चाहिए, फोर्स कम एक्ट करना चाहिए। अब उस फोर्स को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात कि सपोज जो फाइनल स्पीड है इस बॉल की उसे हमें क्या करना है, जीरो करना है, इस बॉल को रोकना है हमें v इक्वल टू जीरो। और सपोज इनिशियली बॉल जो आ रही है वो किसी फिक्स स्पीड से आ रही होगी, उसकी वैल्यू कोई हमने ऐसे मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड मान लिया, इतनी स्पीड से आ रही है, तो v माइनस यू की वैल्यू फिक्स हो गई, करेक्ट। v माइनस यू की जो वैल्यू हो गई दैट इज 0 माइनस 50, ये कितना हो जाएगी -50, करेक्ट। मास भी इसका कोई फिक्स होगा बॉल का, सपोज हमने मान लिया 500 ग्राम, 500 ग्राम मास हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज हाफ kg, राइट। सो ये दोनों चीजें फिक्स हो गई। अब यहाँ पे केवल क्या बचा, टाइम बचा, करेक्ट। तो केवल टाइम को चेंज करके हम फोर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसी मूविंग बॉल के लिए फिक्स होंगी, राइट। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये जो मोमेंटम चेंज कर रहे हैं या चेंज इन वेलोसिटी कर रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, करेक्ट। जैसे मैं कहूं कि इसको इंक्रीज कर दें तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि ये सपोज कोई वैल्यू है 10 यूनिट आ रही है और इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब 5 वैल्यू ना लेके और ज्यादा वैल्यू ले लें, सपोज हमने 10 ले लिया, करेक्ट, तो अब वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अगर 20 ले लिया हमने तो 10/20 तो वैल्यू कितनी आ रही है हाफ। मीन्स जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं टोटल वैल्यू डिक्रीज कर रही है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, करेक्ट। तो हम वेलोसिटी चेंज के टाइम को अगर बढ़ा दें तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा हैंड पे वो कम एक्ट करेगा, करेक्ट। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाए और वहां से स्पीड को चेंज करना स्टार्ट किया और इसको पीछे मूव करते गए। तो जब हम पीछे मूव करते गए तो उतना ज्यादा टाइम लेगा उसकी स्पीड चेंज होने में, और ज्यादा टाइम लेगा तो इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाएगी, तो हैंड में चोट नहीं लगेगी, करेक्ट। इसलिए कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करते टाइम बैक साइड में पुल करता है, करेक्ट, जिससे टाइम इंक्रीज हो जाए, और टाइम इंक्रीज हो जाए तो जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन every action have equal and opposite reaction, right? So हर किसी एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बॉल है, करेक्ट, कोई बॉल है और इसको हम हिट कर रहे हैं किसी बैट से, करेक्ट, इसको हिट कर रहे हैं किसी बैट से, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। इस बॉल पे इस बैट के थ्रू कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉल भी अपोजिट डायरेक्शन में इस बैट पे फोर्स अप्लाई करेगी, करेक्ट, और उस फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगी। इसी तरीके से अगर किसी बॉल को हम किक करते हैं, करेक्ट, किसी बॉल को किक करते हैं तो वो पेनफुल होता है, ठीक है, क्योंकि वो बॉल पैर पे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करती है। तो जितनी तेज हम किक करेंगे उतनी तेज रिएक्शन होगा, अगर स्लो किक करेंगे हम तो स्लो रिएक्शन होगा, तो पेनफुल नहीं होगा, करेक्ट। इसी तरीके से जब हम किसी को स्लैप करते हैं, करेक्ट, तो जितनी तेजी के साथ स्लैप करते हैं उतना
ही फोर्स हैंड पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, मींस हैंड क्या होगा, पेनफुल होगा, वो जो फोर्स एक्ट करेगा हैंड पे दैट विल बी पेनफुल अगर ज्यादा तेज फोर्स अप्लाई कर दिए हम, करेक्ट। तो किसी को स्लैप करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि जितना फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं उतना रिएक्शन फोर्स उसने आपके ऊपर अप्लाई कर दिया, बात बराबर, राइट। एक्सपेरिमेंटली इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। जैसे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग बैलेंस कैसे होता है, ये बैलेंस के ऊपर ऐसे रीडिंग बनी होती है और इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, करेक्ट। और यहाँ पे हुक होता है, एक साइड को हम फिक्स कर देते हैं कहीं से और दूसरी साइड से कोई वेट या लोड अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, इसी तरीके से दो स्प्रिंग बैलेंस कंसीडर कर लिया, राइट। दो स्प्रिंग बैलेंस कंसीडर कर लिया। ये कोई फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस है, ये सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस है, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हैंड से, करेक्ट। हैंड से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। या कोई लोड हमने अगर वर्टिकली हमने इसको हैंग कर दिया है, उस पर कोई लोड रख सकते हैं तो उसकी वजह से इस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये स्ट्रेच होगी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो इसमें कुछ रीडिंग शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस में, करेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग शो करेगा। वो रीडिंग क्या होगी, जितना फोर्स इस पे हम अप्लाई कर रहे होंगे वही इसमें रीडिंग शो करेगा, करेक्ट। तो सपोज F हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो F रीडिंग इस पे शो करेगा पहली वाली बैलेंस पे। अब चूंकि फर्स्ट बैलेंस सेकंड बैलेंस के साथ कनेक्टेड है तो ये जितनी रीडिंग होगी ये फोर्स इस पे ट्रांसमिट कर देगी, करेक्ट। फोर्स ट्रांसमिट कर देगी तो यहां भी कुछ रीडिंग शो करेगा और कोइंसिडेंटली ये रीडिंग क्या होती है, इसके इक्वल आती है, करेक्ट। और जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं फॉर डिफरेंट फोर्सेस तो इन ईच एंड एवरी केस द रीडिंग ऑफ बोथ द बैलेंस इज इक्वल, करेक्ट। हर एक केस में सेम होती है रीडिंग दोनों बैलेंस में। तो यहां से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जितना एक्शन फोर्स उधर लगा है उतना रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और यहाँ रिएक्शन लगेगा तो वही आगे भी ट्रांसमिट हो जाता है, एक्शन और रिएक्शन। इसलिए दोनों जगह की रीडिंग जो है सेम आती है। तो इस तरीके से हम थर्ड लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इस थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जब कोई भी बर्ड होती है वो फ्लाई करती है तो क्या करती है, अपने विंग से एयर को पुश करती है इस तरीके से, राइट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई बर्ड है, ये हमने विंग बना दिया है इसका, कुछ रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या कर रही है, ये एयर को पुश कर रही है, करेक्ट। विंग से एयर को पुश कर रही है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ये पुश होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। तो एक्चुअली अपने विंग से एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, करेक्ट। तो ये एयर क्या करेगा, ये रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस पे विंग्स पे, राइट। तो जब ये ऐसे नीचे पुश करती है तो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है बर्ड, करेक्ट। उड़ते हुए आपने देखा होगा चिड़िया को। तो एक्शन रिएक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, करेक्ट। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब कोई बंदा स्विम करता है तो क्या करता है, अपने हैंड से वाटर के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे कोई है मिस्टर, वैसे मुस्कुराते हुए, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने हैंड से यहाँ पे जो वाटर है, करेक्ट, इस वाटर पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में हैंड से, करेक्ट। तो ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर इनके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया एक्शन फोर्स एंड दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो वाटर जब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे।
तो इस तरीके से स्विमिंग होती है, राइट। डायग्राम काफी इंटरेस्टिंग है। अदर एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे जब हम वॉक करते हैं सरफेस पे तो हम क्या करते हैं, सरफेस पे एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, करेक्ट। सरफेस पे एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और सरफेस हमें रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम आगे मूव करते हैं, राइट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So hopefully these laws of motion will be clear to all of you. If you have any doubt, you can ask to me, right? Thank you.